Hello everyone, Namaskar, this is Chaput. Welcome to UPSC Geochemist YouTube channel. Through this channel, I'll help you to prepare chemistry for UPSC Geochemist, NDA, CBSE board and various competitive examinations. तो आइए दोस्तों, लेक्चर 2 में आप सब लोगों को स्वागत है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस चैप्टर की। तो आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब ये लेक्चर आपको बेकार में जाना नहीं चाहिए और पूरा का पूरा जितने भी कंसेप्ट सिखाया गया आप सब लोगों को एक एक पॉइंट को नोट करना है, ध्यान देना है। समझ में आया? हर एक सवाल को आपको अच्छी तरह से करना है। यहाँ से आपको सवाल पूछे गए हैं, लगभग हर बार यहाँ से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं सवाल इसी कंसेप्ट के अंदर में। समझ में आया? या तो इक्विवेलेंट वेट निकालना या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बताना। समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए तो देखते हैं आज की लेक्चर। तो ये लेक्चर आपको पता है कि यूपीएससी एनडीए के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और ये लेक्चर उन बच्चों के लिए भी बेनिफिटेड है जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे हैं, जैसे कि एसएससी, एमटीएस और वेरियस एग्जामिनेशंस होता है ना आपका गवर्नमेंट, जिसमें जनरल साइंस का जरूरत होता है, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लेक्चर होगा इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ज्यादातर जो टाइम हम लोग इसी पे ये इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत लंबी होने वाले हैं नॉर्मल लेक्चर के हिसाब से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट वेट इस रेस्पेक्ट में समझना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है? ये नंबर ऑफ पार्ट्स है ना ऑफ ए सब्सटेंस, जो किसी एक सब्सटेंस है कितना पार्ट्स आपका कंबाइन हो रहा है विथ और दिस प्लेसेस यू कैन से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली विथ। एक रेफरेंस आपका हो गया 1.08 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और विथ अगर रेफरेंस 35 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन और 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आया? और सिंपली मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विथ और डिस्प्लेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.088 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या कुछ एटम का अगर हम देखें वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे, देखो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ मेटल एंड मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, कितना हाइड्रोजन मास आपका डिस्प्लेस्ड हो गया उसका, ठीक है। मास ऑफ मेटल मास ऑफ इनटू 1.008, ठीक है, 1.008 पार्ट्स। एंड मास ऑफ मेटल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखिए, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, कितना ऑक्सीजन का मास कंबाइन हो गया इनटू 8.0 एंड मास ऑफ मेटल एंड मास ऑफ क्लोरीन कंबाइन इनटू 35.5, ठीक है। ओके, तो इसमें मैं एग्जांपल के तौर में बात करता हूँ, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमारा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ओके, इन H2O, NH3 and CH4, 1 mole hydrogen combined with 1 mole of oxygen, 1/3 mole of nitrogen and 1/4 mole of carbon respectively। तो आपको ये हाथ से देखना है। देखो यहाँ हमारे पास में आपका है NH3, आपके पास में H2O, आपके पास में क्या है? CH4। तो अब हमें बैलेंसी के ऊपर जाना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसका नाइट्रोजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? 3, ऑक्सीजन का कितना है? 2, कार्बन का कितना है? 4। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज 1/2 इनटू उसका मोलर मास कितना है? 16। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आपका कितना आ गया? 8.0। तो नाइट्रोजन की बात करें, इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी इस केस में कितना है? 3। तो 1/3 है ना इनटू उसका मोलर मास कितना? 14 इक्वल टू 4.1। समझ में आया? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना हो गया आपका? इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 1/4 दैट इनटू 12 इक्वल टू आपका क्या हो गया? 3। समझ में आया? तो ये देखना, उसका नाइट्रोजन कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के 3 रहता है, ऑक्सीजन कितना 2 और ये कितना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। समझ में आया? तो ये उसका वैलेंसी है। तो उस बेसिस में इसका आपका मास आ गया है। ओके, तब भी अगर किसी को परेशानी होता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो अभी हमें एटॉमिक वेट रिलेशन देखना, रिलेशन बिटवीन किसका बीच में? एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और बैलेंसी का बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। देखो एटॉमिक वेट किसका बराबर होता है? इक्विवेलेंट वेट इनटू बैलेंसी।
तो अभी इक्विवेलेंट वेट आपको पता चला, यहाँ से भी और आगे जाके और पता चलेगा, ठीक है। एटॉमिक वेट, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी, आई बात समझ में। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी ये हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है आपका, ये पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल कम्युलेटिव हम लोग नंबर ही लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं लेते हैं, नेगेटिव भी नहीं लेते हैं, हमें एक ही नंबर ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 2, ठीक है ना। -2 नहीं लेंगे, लेकिन 2 है उसका बैलेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल Na क्या करते हैं आपका, उसका बैलेंस कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देखिए खुश रहता है, तो ये आपका Na+ होता है, तो इसका बैलेंस कितना है, 1। फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्टेट खत्म करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, +3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ में आया। +3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका क्या होगा, N-3 होगा, आई बात समझ में। तो ये इसका बैलेंस है किसकी, नाइट्रोजन की। इसका मतलब कि कितना एटम के साथ वो कंबाइन कर सकता है, या तो कितना एटम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 एटम से, समझ में आया। तो इसी तरह सबका बैलेंस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ एसिड, एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के लिए कैसे निकाला जाए, देखो। तो एसिड आपका क्या है, इसमें हमें इसका मतलब एसिड में आपका क्या था, हाइड्रोजन रहता है। तो एसिड को हम लोग कैसे ये करते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट, उसका बेसिसिटी लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, समझ में आया। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, उसी को हम लोग क्या कहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। फॉर एग्जांपल मेरे पास में H2SO4 है, ये आपका एसिड है, तो इसका कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, देखो आप 2H+ आपका क्या है, SO4-2 है कि नहीं। तो इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल Na2SO4 है ना, इसको अगर मैं ये रिप्लेस कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका Na2SO4, इस तरह से होगा कि नहीं। तो ये जो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उसी को हम लोग क्या कहता है, बेसिसिटी ऑफ, इसी को हम लोग क्या कहता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहता है, समझ में आया। इसी को हम लोग क्या कहता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो जब भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका एसिड निकालना है, तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एसिड, एसिड का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइडेड बाय उसका बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन ऑफ द एसिड, आई बात समझ में। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना आपका 98, इक्विवेलेंट वेट कितने, सॉरी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका 98, और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है आपका 2, तो इसलिए आपका कितना होगा 49, आई बात समझ में, क्लियर है ना। इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसलिए 2 आया, तो ये 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, क्लियर है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें, है ना, तो HCl में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है आपका, HCl में आपका 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका H+ आपका क्या होगा, Cl नेगेटिव होगा, H+ आपका कितना होगा आपका Cl नेगेटिव, तो ये आपका इसका बेसिसिटी कितना होगा 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज 1, तो मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उसका ये इक्विवेलेंट वेट भी उतना होगा। तो ये भी ध्यान रखना, से मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जब आपका n फैक्टर या तो आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना होता है 1 होता है, तो ये दोनों एक बराबर होता है, समझ में आया, क्लियर है ना। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट जब आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम 1 होगा, समझ में आया। तो ये लास्ट में देखेंगे, और मैं सबका एक कंबाइन करके एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा, ओके। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं बेस में, फॉर एग्जांपल ये NaOH है, सो NaOH कितना रिप्लेसेबल आपका OH है 1, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहता है, एसिडिटी ऑफ बेस कहता है, इसको एसिडिटी ऑफ बेस, समझ में आया। तो इस केस में देखो NaOH जब टूट जाती है, तो आपका चांस क्या है इसको ये रिप्लेस करने का, तो Na+ 1 OH- है, इसका मतलब 1 OH- आपका रिप्लेस कर सकते हो आप, ये उसका बेसिसिटी ऑफ सॉरी एसिडिटी ऑफ बेस है, समझ में आया, क्लियर है। तो इसका 1, तो इससे अगर हमें निकालना है, तो सोडियम का कितना होता है 40, सोडियम का मोलर मास कितना है 23 प्लस आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय इसका रिप्लेसेबल कितना था 1 ही OH है रिप्लेसेबल 1, तो ये कुल मिला कितना 40/1 इज इक्वल टू आपका कितना हुआ 40 हो गया, समझ में आया। तो ये एक चीज है। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है 40, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखो, कैल्शियम प्लस आपका 2 ऑक्सीजन प्लस कितना है आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना।
तो ये कुल मिला के 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू आपका कितना हो गया 1 हुआ है ना। तो ये कुल मिला के आपका कितना आया 74 आया। लेकिन आप देखो इसको तोड़ के देखो, C है OH2 को तोड़ा किस तरह से जाता है, कितना रिप्लेसेबल OH निगेटिव आयन है, तो इतना है कि C है प्लस 2 प्लस आपका 2 OH माइनस होगा। तो ये एसिडिटी ऑफ बेस कितना होगा, एसिडिटी ऑफ बेस कितना होगा 2 होगा, इसलिए कि आपका 2 रिप्लेसेबल OH माइनस है। समझ में आया, क्लियर है। तो एसिडिटी ऑफ बेस आपका कितना होगा 2, ठीक है क्लियर। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 74 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना होगा 37। और ध्यान रखना ये सब इक्विवेलेंट वेट एनडीए में निकालना काफी बार पूछे गए हैं। समझ में आया। एक बार तो आपका H2SO4 एसिड का इस यहाँ से आपका H2SO4 का निकालना पूछा गया था, ठीक है ओके। नेक्स्ट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकालते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट आपका सॉल्ट क्या होता है, आपका NaCl है, NaCl। तो NaCl देखो आपका इसका एन फैक्टर कितना है, आपका Na प्लस आपका Cl माइनस होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ये ट्रांसफर हुआ एक दूसरे को, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा 1 होगा, क्लियर है। इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। तो ये इसी को जो एन फैक्टर होता है उसी को हम लोग क्या कहता है, क्या नाम देते हैं, इसमें वैलेंसी कहता है, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट क्या किया हम लोग, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट लिए डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम्स की। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl अब कैसे निकाले। NaCl का जो मोलिकुलर मास कितना 58.5 है कि नहीं, ये मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट है 58.5 और NaCl में एन फैक्टर कितना है, वैलेंसी कितना है 1 है। तो 58.5 डिवाइडेड बाय ये 1 इज इक्वल टू 58.5। समझ में आया। देन उसका बाद में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, देखो Na2CO3 का कितना होगा एन फैक्टर, Na2CO3 जब इसको तोड़ोगे आप तो इस Na पॉजिटिव होगा, इसका मतलब Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि 2 Na है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो प्लस आपका CO3 माइनस 2 निगेटिव होगा, क्लियर है ना, आई बात समझ में। तो इसमें जो एन फैक्टर बैलेंसी भी कह सकते हो या तो आपका एन फैक्टर भी कह सकते हो, इस इक्वल तो आपका कितना होगा 2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 106, ये तो आपको निकालना आता है। डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 2 करोगे तो आपका बराबर आपका कितना है 53 आया, 53 उसका आंसर। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से आपको निकाला जाता है। देखो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट वेट से, हर बार हर एक पॉइंट को ध्यान रखो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। समझ में आया ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको अच्छे से ध्यान रखना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो कि आपका क्या होता है, या तो ऑक्सीडाइज होता है या तो रिड्यूस होता है। तो उस केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले, तो उस टाइम पे आपको देखना है कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल एक मेटल मान लो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में था, वो जाके आपका कितना हो गया +2 हो गया। तो ओवरऑल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ, 7 से आपका +2 गया, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हो गया इधर उधर हो गया। इसने मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, आई बात समझ में। तो इसलिए M+2 बना है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, उसका जो पर्टिकुलर कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो रिड्यूस हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट को लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड वो चीज को, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 का, इसका मतलब कितना चेंज हुआ 5 चेंज हुआ, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल है देखो KMnO4, K पॉजिटिव MnO4 निगेटिव, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो आप MnO4 का, ठीक है। K पॉजिटिव ये MnO4, ठीक है ना। K ये नॉर्मली आपका क्या होगा, देखो ये इसका +1 है, मैंगनीज का हमें नहीं पता, +X होगा और 4 इंटू आपका क्या होगा ऑक्सीजन होगा, इस इक्वल तो आपका 0 होगा। समझ में आया। तो इसका +1 प्लस आपका X +4 इंटू -2 होगा, इस इक्वल टू 0। तो X इसमें -8 +1 इसका मतलब क्या होगा -7 इक्वल टू 0, X इक्वल तो आपका क्या होगा +7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना होता है +7, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये नहीं देखा, मैंने उसमें भी सिखाया है ये चीज को टाटा टेस्ट सीरीज डिस्कशन में, जो कि मैंने MCQ करा रहा हूँ एनडीए पर्पस के लिए, ठीक है ना, उसमें भी डिस्कस किया गया है। तो वहां भी देख सकते हो आप, ठीक है, इसका बारे में किस तरह से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आया है, ये भी ध्यान रखें, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, ठीक है। हेंस आप क्या करोगे, जो इक्विवेलेंट वेट जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट किया था एसिडिक मीडियम में +7 से, अभी हमें पता चला +7 से ये कहां तक जाता है +7 +2 तक जाता है। तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हुआ, +7 से +2 चेंज हुआ, मतलब कितना +5 का चेंज हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, इधर उधर हुआ है। समझ में आया। हेंस अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कैसे होगा, इसका टोटल अब निकालना आता होगा आपको इक्विवेलेंट वेट,
158 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमें कितना पता हो गया अभी 31.6। अगर आपको जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है अगर उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हम क्या करेंगे, उसका मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका मोलिकुलर मास लेंगे, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, उससे डिवाइड करेंगे, दैट्स ऑल। समझ में आया? जैसे कि इसका मोलिकुलर मास KMnO4 का 158 होता है और कितना इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हुआ एसिडिक मीडियम में 5, समझ में? तो आपका 31.6 हो गया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये होता है आपका ये इक्विवेलेंट वेट निकालना, सबका निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। और प्रॉब्लम में देखेंगे। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी सिंपली अगर जानना चाहते हो, कोई आपका x वॉल्यूम ऑफ गैस लिया आपने, ठीक है, x वॉल्यूम ऑफ y, x वॉल्यूम ऑफ गैस y, एक गैस y का लिया, ठीक है। तो वही सेम वॉल्यूम मतलब x वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन से हम लोग डिवाइड करेंगे, उसी रेशो को हम लोग क्या कहता है, वेपर डेंसिटी कहता है। ओके, तो ये तो वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस, यही मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज x वॉल्यूम ऑफ गैस y, है ना। तो द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, उतना वॉल्यूम, देखो मैंने x वॉल्यूम अगर ये गैस y का लिया तो x वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमें भी लेना पड़ेगा, तो उससे डिवाइड करने के बाद जो रेशो आएगा उस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी कहते हैं। अब ये देखो क्या रिलेशनशिप है मोलिकुलर वेट और वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, समझ में आया? ये आपका मोलिकुलर वेट का रिलेशनशिप है। और एटॉमिक वेट, वेपर डेंसिटी और एटॉमिसिटी का क्या रिलेशनशिप है? तो यही है, एटॉमिक वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय एटॉमिसिटी। क्लियर है? ओके, तो ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट आपका मोल कैसे निकालते हैं। देखिए मोल क्या होता है आपका, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एस दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, मतलब 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप्स में जितने होता है, कितने मॉलिक्यूल्स रहता है आपका 6.0 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स रहता है इन 12 ग्राम कार्बन, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोल्स कितना होता है, मोल्स वही एक नंबर होता है जो कि आपका 12 ग्राम कार्बन में रहता है, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में रहता है, कितना रहता है 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहता है, 1 मोल कहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, मोल अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो सबसे पहला वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर, इसका मतलब यह है कि पहला कंडीशन हमें पता हो गया कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये पहला कंडीशन बता रहा है। दूसरा कंडीशन क्या करता है, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ये दूसरा केस है मोल्स निकालना। एंड तीसरा केस ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स, कोई एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर वॉल्यूम गैस दिया, मान लो x वॉल्यूम एट NTP और यू कैन से STP इंस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस टाइम पे आपको रेफरेंस वॉल्यूम किससे, ये लीटर में होना पड़ेगा लेकिन देखो, तो उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। तो अगर ml में है तो इसको ml में कन्वर्ट करो, तो इसको 22,400 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर समझ में आए? या तो इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हो, ये x वॉल्यूम ऑफ द गैस इन अगर ml में दिया आपको ऊपर में, ओके, x ml मान लो डिवाइडेड बाय, तो इसके लिए आपको कितना 24,000 करना पड़ेगा, 24,000 ml से करना पड़ेगा, तब भी आपको आ जाएगा ml में। क्लियर है ना? आई बात समझ में? तब भी आपका मोल इसमें आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वेट इज, तो इसमें कितना आपका रहेगा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना रहेगा। देखो, तो हमें सबसे पहले मैं एक रिलेशनशिप दोहराना चाहूंगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अगर आपको मास दिया गया, मास से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स से आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, और मॉलिक्यूल्स से आप क्या निकाल सकते हो, एटम्स निकाल सकते हो। ध्यान रखें, वो कैसे निकालोगे, अगर मास दिया हम क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकाल गया। अगर मोल्स से आपको मॉलिक्यूल जाना है, मोल्स लोगे इनटू आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। देन अगर मॉलिक्यूल्स आपको मिल गया तो मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी में लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, एटॉमिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? तो हमारा क्या पूछा है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम
आयंस पूछा है ना, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम। ठीक है, तो निकालते हैं। इसका मतलब हमारा मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स हो सकते हैं। तो इसका गिवन मास कितना है 54 ग्राम, 54 ग्राम। तो अब हम मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास आपका कितना है 54 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना है, या तो एटॉमिक मास, मोलर मास या तो एटॉमिक मास कितना है आपका 27। ठीक है ना, तो इस यहाँ से हम मोल्स आराम से निकाल सकते हैं। मोल्स निकाला हमारा कितना, बोलो मोल्स कितना निकाला, गिवन मास कितना 54 डिवाइडेड बाय आपका एटॉमिक मास कितना है 27 डिवाइडेड बाय करें तो आपका कितना आया 2 मोल्स आया है ना। तो जब मोल्स पता होता है हम मॉलिक्यूल्स आसानी से मॉलिक्यूल्स और हम आयंस कह सकते हैं। इसमें आयंस कैसे निकालेंगे हम, मोल्स इनटू क्या करेंगे बोलो Na करेंगे। कितना मोल्स मिला 2 इनटू Na कितना 6.02 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 हाँ या ना, क्लियर। तो इसको अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करें 2 1 जार तो इसका मतलब आपका कितना आएगा 2 6 जार 12, ओवरऑल कितना आएगा आपका 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन कितना हो सकता है आपका ये होगा, ठीक है ना 1.6 आपका होगा बराबर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना ये। तो आपको कितना करना है, ये जो करना है 6.022 इंटू आपको क्या करना है 2 करना है, बराबर है कि नहीं, बराबर 6 पॉइंट आपका कितना करना है 0, तो आपको ये आंसर आएगा डी। ठीक है, क्लियर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स व्हिच are equal to Avogadro number. Which of the following has the largest number of atoms? इनमें से सबसे किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे 4 ग्राम आपका एक हेलियम का दिया, हेलियम का 4 ग्राम, 4 ग्राम हेलियम का कितना होगा, आपको क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना। Which of the following is the, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय हेलियम का कितना होगा 4 ग्राम पर मोल, इसका मतलब ग्राम ग्राम कटी तो आपका कितना 1 मोल होगा। ठीक है, देन उसका बाद आपका सोडियम का कितना दिया आपको 46 ग्राम दिया, तो 46 डिवाइडेड बाय इसका कितना आता है 23, तो ये काटा आपका कितना मिलेगा 2 मोल मिलेगा है ना। देन उसके बाद कैल्शियम का कितना है आपका, कैल्शियम का 0.40 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 40 होगा, इसका मतलब 0.1 मोल होगा, क्लियर। देन उसके बाद 12 ग्राम हेलियम है ना, तो ये 12 ग्राम हेलियम आया आपका, हेलियम का कितना 4, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 इज इक्वल टू 3 मोल। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस में होगा, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर करो तो सबसे ज्यादा इसमें आएगा। ठीक है, लगभग 1.8 इंटू 10 से 24 आएगा, क्लियर है ना, आई बात समझ में। सबसे ज्यादा इसका आएगा। ठीक है, देन किसका होगा, देन सोडियम का, देन किसका होगा 4 ग्राम का, इसका होगा, देन इसका, क्लियर है। तो आराम से निकालना आता है आप सब लोगों को, यही उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप आराम से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है, देखो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम वही वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका मतलब 1 मोल मतलब कितना होता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻²4 होता है, इतना होता है। तो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ग्राम मोलर वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं। तो ये होता है 1 मोल सब्सटेंस, इतना मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम ऑक्युपाई होगा वही वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मोलर वॉल्यूम। That is the volume occupied by 1 mole of a substance is called the gram molar volume. ठीक है, the gram molar volume of perfect gas के लिए आपका कितना आता है 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या होता है 273.1 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल और प्रेशर, समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 एट STP 1 मोल ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 गैस एट STP इज 22.4 लीटर, समझ में आया। और कोई भी गैस का लो इतना होगा रियल गैस का। ठीक है, देन तो वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना 22.4, तो 22 डिवाइडेड बाय 1/4 होगा तो आपका क्या होगा 5.6, समझ में आया, इनटू 22.4 इंटू 1/4 होगा। ठीक है ना, 22.4 इंटू इक्वल टू 5.6 लीटर, क्लियर। ओके, तो अभी सवाल करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये एनडीए का सवाल है, ये एनडीए में पूछे गए सवाल है। ठीक है, किसका पूछा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। इस ये सवाल को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। तो निकालो आप, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, तो
2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस सल्फर का 32 होता है और ये 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया कितना हो गया 98 हो गया। समझ में आया? 98 हो गया। तो अब इसका देखो हाइड्रोजन का रिप्लेसेबल बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना है H2SO4, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होता है आपका, तो ऐसे H पॉजिटिव प्लस आपका SO4 तो नेगेटिव कितने को रिप्लेस कर सकते हो 2 को, तो इसका मतलब आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड कितना होगा 2। तो 98 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका कितना 49 आपका ये क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट आया है। समझ में आया? क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट। इफ m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, अगर m आपका मॉलिक्यूलर मास है KMnO4 m, समझ में आया? m इसका मॉलिक्यूलर मास है तो हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। m इसका मॉलिक्यूलर मास, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज, आपको पता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो मैंगनीज +7 से ये कौन सा ऑक्सीडेशन +2 में जाता है, Mn +2 में जाता है। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन का हेराफेरी करता है, इधर उधर करता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, ये आपका क्या होगा m/5 होगा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा m/5। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपका क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालोगे आप, ठीक है। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड आपको क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड का COOH होता है, COOH होता है डॉट आपका 2H2O होता है। समझ में आया? ऑक्सैलिक एसिड का इतना होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालो। सबसे पहले यहाँ पे आपका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, क्योंकि जब इसको 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे ये माइनस आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका हमारा n फैक्टर कितना होगा आपका 2, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है 2, ये चीज आप ध्यान रखो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये कार्बन कितने हैं आपका 2 कार्बन है प्लस कितने आपका 4 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल का आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है ना 16 प्लस 18, 18 इंटू 2 कितना होता है 36, ठीक है, ठीक है। तो अगर 36 है तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना होगा आपका 2 इंटू कार्बन का कितना 12 प्लस 4 इंटू कितना होता है 16 प्लस 2 इंटू कितना होता है हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस 36। तो ये कुल मिला के अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो आपको कितना मिलेगा 126 मिलेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या करेंगे, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय कितना 2 करेंगे, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना होगा 2। समझ में आया? तो ये क्या करेंगे 126 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे 2 1 है ना 2 6 12 तो 3, ठीक है, 2 3 6। तो आपका आंसर कितना आएगा इक्वल तो आपका 63 होगा, ठीक है। तो ये आपका 63 आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 74 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड्स कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज, इसमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस तरह से करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो 74 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंबाइंस, इतने के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा आपका, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 74 माइनस आपका 35 पॉइंट क्या करेंगे 5 इक्वल तो आपका कितना आएगा ये 38.5 आएगा, है ना। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मोलर मास है ना कितने का इसके साथ कंबाइन हुआ 35.5 के साथ कंबाइन हुआ इनटू ये क्लोरीन का मास कितना होता है मोलर 35.5 होता है। तो ये कटेगा तो आपका इक्विवेलेंट वेट 38.5 होता है। तो अगर आपको नहीं पता है सबसे पहला पेज में आपको फार्मूला एक लिखा हुआ है, वहां जाके देखो आपको आसानी से पता हो जाएगा। समझ में आया? तो वहां से देख के आपको करना, पीछे जाके देखो उसका बाद करो। अगर समझ में नहीं आया तो मैं कौन सा फार्मूला लिखा हूं, अगर नहीं समझ में आया तो क्लियर है? ओके, तो ये चीज है। देन ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, आपको कमेंट करना है ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से करो, ठीक है। ये अगर आप कर पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो तब भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो लेकिन कोशिश करो कि आप कमेंट करके देखो, आप कमेंट करो आपका आंसर कितना आता है, देखो समझ में आया ना एग्जैक्ट कितना होता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऑफ इक्विवेलेंट वेट 90 कितना होगा, तो मैं इसको बता देता हूँ। एटॉमिक वेट ऑफ ट्राइवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, देखो इक्विवेलेंट वेट EQ आपका कितना दिया, आपका इक्विवेलेंट वेट 9 दिया, ठीक है। और बैलेंस से कितना दिया, ट्राइवेलेंट बैलेंस से आपका कितना दिया 3 दिया। समझ में आया ना, इक्विवेलेंट वेट 9 दिया, बैलेंस से आपका कितना दिया 3 दिया,
ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप, इक्विवेलेंट वेट कैसे, तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक वेट ऑफ ए ट्राइवेलेंट एटम, तो एटॉमिक वेट इक्वल तो एक रिलेशनशिप है, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू आपका क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका, इक्विवेलेंट वेट 9 इनटू वैलेंसी कितना है आपका 3, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो ये 27 होगा आपका आंसर बी, 27। क्लियर, ओके। तो अगर ये लेक्चर आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, जरूर लाइक करना प्लीज, आपको कमेंट करना है, मैक्सिमम कमेंट करना है, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, समझ में आया, उससे हमें काम करने का क्या होता है, एक उम्मीद मिलता है ना। तो और ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और उन बच्चों के पास पहुंचाना है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, उन बच्चों के पास आपको पहुंचाना है जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जिन्होंने मेरा लेक्चर को मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए बच्चे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको अगर पॉसिबल हो, अच्छा लगता है तो आपको बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको हर लेक्चर का अपडेट्स आपको बार बार मिलते रहे, ओके। तो यूपीएससी जियो केमिस्ट चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, और मेरा दूसरा एक चैनल है जिसका नाम है अध्ययन है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सबके लिए, जेई नीट और एनडीए के लिए, समझ में आया, ठीक है। तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू सो मच।